नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीबीटी जो हुआ था आपका एग्ज़ामिनेशन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो भी डिटेल सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो कल आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम जो दीजिएगा वहाँ पर खुद को एज अ टीचर मान के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आप हमेशा बच्चे को जो है वो सेंटर में रखिएगा और हमेशा उसका सर्वांगीण विकास पर जो है आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ उसको इस तरह का वातावरण देना है जिससे कि वो समाज के साथ अनुकूलित हो सके और उसका प्रत्येक ढंग से विकास हो सके। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है 96। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सब मिला के 25 क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 5 में होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बिना किसी सलाह के या किसी हस्तक्षेप के विद्यार्थियों को पूर्ण रूप स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। ठीक है। ऑप्शन सेकंड कहता है, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि उनमें से बुद्धिमत्तापूर्वक चयन क्या है। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को योग्य चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। तो यहाँ पर चूंकि बात हो रही है लोकतांत्रिक कक्षा की, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देते हैं लोकतांत्रिक कक्षा में हम लोग, और सलाह मशवरा कर विद्यार्थी क्या करते हैं तो चयन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको विभिन्न विकल्प या विभिन्न अवसरों को ध्यान में रखना है लोकतांत्रिक कक्षा में, और विद्यार्थी को हम लोग हेल्प करेंगे कि वो कौन सा विकल्प चुने और जो कि बुद्धिमत्तापूर्वक हो। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है कि मैं क्या करूं। तो अध्यापक को चाहिए कि वह, ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर से कोई स्टूडेंट, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि अपनी क्षमताओं को ध्यान रखते हुए तो क्या करना है, तो विद्यार्थियों की प्रक्रिया का मार्ग बताना है। सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थी को बताना यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कि जब कोई भी क्वेश्चन छात्र पूछेगा तो हम लोग क्या करना है कि विद्यार्थियों की हेल्प करना है। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर हम लोग को काम करना है और छात्रों को क्या करना है, स्वयं सीखने के लिए उनको आगे का मार्ग उनके लिए प्रशस्त करना है, जिससे कि वह अपनी क्षमता को पहचान सके और अपना विकास कर सके। और अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो आपको खुद से उसी समय एट ए टाइम आपको क्या करना है, तो बच्चे की क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, और स्पष्ट उत्तर देना है बच्चों को। ना आपको बच्चे को यह नहीं कहना है कि आप दूसरे किताब में देख लीजिए, या दूसरे बच्चे को खड़ा करके सेम क्वेश्चन नहीं पूछना है, या तो आप एट ए टाइम उसका जवाब दीजिए। ठीक है, जो कि उसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, घुरा फिरा के नहीं। या नहीं तो बच्चे को स्वयं पहचानने के लिए भी आप मदद कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा, जिससे कि बच्चा अपनी क्षमता पहचान सके। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ राय है कि पहला, यदि किसी व्यक्ति की पहल और नेतृत्व की प्रोत्साहित करता है, यह जो है क्या करता है, तो व्यक्ति का पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड नंबर है ऑप्शन, यह व्यक्तित्व के मतभेदों की समस्या को समाप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह बच्चों की
अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और जो फोर्थ और लास्ट वन ऑप्शन है, इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करता है। तो योजना समूह का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्त रहा है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को अपनी अधिकतम क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल पर्यवेक्षक को के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाता है, ठीक है। कोई भी स्कूल पर्यवेक्षक है, जो भी सुपरवाइजर है स्कूल का, उसका हम लोग किस तरह से उसको हम जज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो ऑप्शन एक है, अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि अगर कर रहा हो तो वो स्कूल का पर्यवेक्षक अधिक होगा, अच्छा होगा। या अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि कर रहा हो, या कक्षा में दुर्व्यवहार की कमी ला रहा हो, या शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति देख रहा हो। तो आपको यह देखना है कि किसमें जो है हम लोग छात्र को देख रहे हैं, शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, ठीक है। यही इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, स्कूल के पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है। टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के विकास पर ध्यान देना। सेकेंड ऑप्शन है कि जब भी आवश्यकता हो उसे उपचारात्मक और रेमेडियल, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कटा हुआ है, तो रेमेडियल हेल्प प्रोवाइड करना। तीसरा ऑप्शन है कि उसको प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है कि कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो एक टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, तो छात्र पर को जो है उसको विकास पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि कहाँ ध्यान देना है हमको, छात्र के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, ठीक है। उसको विभिन्न तरह का अवसर प्रदान करना है, ठीक है, विभिन्न अवसर प्रदान करना है। तो ये सब चीज़ अगर ऑप्शन में दिखे तो आपको वो टिक करना है। छात्र को कोई भी चीज़ स्वयं करने के लिए कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्र को हम लोग को उसका विकास पर अगर ध्यान दे तो यह शिक्षक का जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि छात्र ही जो है क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का वर्तमान युग में। सेकंड 101 क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि कक्षा में के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। तो यहाँ पर हम लोग को शिक्षक की भूमिका अभिप्रेरणा में बताना है, ठीक है। तो मोटिवेशन में जो है शिक्षक क्या करता है, तो पहला बच्चों को आवश्यकताओं को जागृत करने का काम करता है, या जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा की रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है उनमें नई रुचि प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है कि उनके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता है जो छात्रों के पहुंच में हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन चूंकि हम लोग को एक ऑप्शन चुनना होता है तो हम लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग छात्रों की रचनात्मक दिशा की ओर उसको जो है प्रोत्साहित करते हैं, उस पर जोर देते हैं, तो उसी में आपको क्या आ जाता है, तो उनकी रुचि प्रदान करने की बात आ जाती है, ठीक। तो 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक अनुभवों की योजना बनाना। ऑप्शन बी है आपका अभिभावकों के साथ संबंध बढ़ाना। ऑप्शन सी है अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रशासकीय नीति को लागू करना ये अध्यापक का उत्तरदायित्व तो कतई नहीं है, और नहीं तो मुख्य उत्तरदायित्व तो बिल्कुल नहीं है। अभिभावकों को संबंध के साथ संबंध बनाना, इससे भी शिक्षक को कोई मतलब है नहीं। शिक्षक अनुभवों की योजना बनाना, एक यहाँ पर हम लोग योजना, शिक्षक क्या करता है, सिर्फ योजना बनाता है नहीं है, साथ ही साथ क्या करता है कि अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, वो टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है क्लास में। टीचिंग टेक्निक्स क्या होता है कि वह बहुत विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का चुनाव करता है पढ़ाने के समय में शिक्षक। और कभी कभी क्या होता है
कि एट ए टाइम किसी स्टूडेंट को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वह उस समय टीचिंग टेक्निक्स का जो है यूज़ करता है, शिक्षण के तकनीकों को अपनाता है और उस स्टूडेंट को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक क्या करता है, तो अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करता है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा अनुशासन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुरूपता, दूसरा है व्यक्तिगत और समाज समायोजन, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कक्षा अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को समाज से जोड़ना। ठीक है, तो इसका हमें क्या हो जाएगा, एक तो बच्चे को अपना आगे बढ़ाना ही है, साथ ही साथ क्या करना है, उसको समाज के साथ भी समायोजन करना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों इंक्लूड होकर आपका ऑप्शन बी बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बच्चा को क्या करना है, हमको समाज के साथ भी समायोजन करना है, साथ ही साथ उसको व्यक्तिगत रूप से भी क्या करना है, अनुशासित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इसके लिए हम लोग को बच्चे को आत्मानुशासन सिखा सकते हैं। आत्मानुशासन मतलब हो गया कि बच्चे को खुद में अनुशासन का भाव कराना है। ठीक है, उस पर कोई भी रूल रेगुलेशन ये थोपना नहीं है। अब आते हैं हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय के सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को इनमें से जो है करेक्ट सेंटेंस जो है खोजना है जो विद्यालय के बारे में है। तो विद्यालय का सामान्य कार्य पहला ऑप्शन है, दूसरा है विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, तीसरा है विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य और चौथा है विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो एकदम नेगेटिव वर्ड है। रूढ़िवादी विद्यालय को जो है रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पुराने ज़माना के तौर तरीकों को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। उसको जो है हमेशा अपने में क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और नए नए तरीकों को सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो इसमें आता है कि निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन है जिसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पहला है कि विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन को शक्तिशाली कारक है। ठीक है, समाज के परिवर्तन का कारक है। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय विघटन का प्रबल कारक है और चौथा ऑप्शन है विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको क्या दिया हुआ है कि कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो निगेटिव है सेंटेंस उसको यहाँ पर करना है। तो आपको पता होगा कि विद्यालय क्या करता है, सांस्कृतिक प्रचार में मदद करता है, बालक को जो है समाज से जोड़ता है। ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा होगा कि समाज में होने वाले बदलाव को से भी क्या होता है कि विद्यालय प्रभावित होता है और अपने पाठ्यक्रम में क्या करता है कि हमेशा विद्यालय बदलाव करते रहता है जिससे कि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा कि विद्यालय क्या करता है, सामाजिक परिवर्तन का भी शक्तिशाली कारक होता है, क्योंकि विद्यालय ही बालक को शिक्षित करता है और बालक शिक्षित होकर क्या करता है, अपना विकास करता है और समाज में नए नए परिवर्तन को लाता है। लेकिन ऑप्शन सी जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर विद्यालय विघटन का प्रबल कारक। तो यहाँ पर जो है विघटन वर्ड जो दिया हुआ है एकदम निगेटिव वर्ड है। विद्यालय कभी भी विघटन का कारक नहीं होता है, ये हमेशा क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ना कि डिसइंटीग्रेट। विद्यालय का काम है जोड़ना, ना कि उनको अलग अलग करना। ठीक है, तो अब आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। ठीक है, फिर से हम लोग को क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता के भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला सरकारी विद्यालय, दूसरा है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, तीसरा है आश्रम विद्यालय और चौथा है नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो समानता की भावना जो है, अवसरों की समानता, ये कहाँ कहाँ दी जाती है, हम लोग को खोजना है
शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, तो ये शैक्षणिक अवसरों की समानता के विरुद्ध खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी विद्यालय, तो सरकारी विद्यालय में हम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे को प्रवेश मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, हम लोग को जो है मुख्य धारा से बच्चे को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी शैक्षणिक अवसर की समानता प्राप्त होती है। यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हर जाति, रंग, भेद, विशेष धर्म या किसी भी प्रकार के बच्चे को जो है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से नवोदय विद्यालय में भी प्रत्येक प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन बी सी दिख रहा है, आश्रम विद्यालय, आश्रम विद्यालय क्या होता है, एक खास तरह का विद्यालय है जिसमें एक खास धर्म के लोग ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवसरों की समानता की भावना के ये विरुद्ध है आश्रम विद्यालय, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो विद्यालय क्या करता है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है, ये हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए है संस्कृति से घुलने मिलने में मदद करता है विद्यालय। ऑप्शन बी है दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में। तीसरा है संस्कृति का विरोध करने में। और चौथा है सुसंस्कृत बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सबसे पहले तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति का अनदेखा कभी भी पाठ्यक्रम हमारा या विद्यालय नहीं करता है। संस्कृति को साथ लेकर चलता है, समाज को साथ लेकर चलता है। फिर संस्कृति का विरोध तो कतई नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी संस्कृति का विरोध विद्यालय कतई नहीं करता है। कोई भी अध्यापक या किसी भी स्कूल में संस्कृति का विरोध नहीं किया जा सकता है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तो संस्कृति से घुलने मिलने में विद्यालय मदद करता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, तो हमें सुसंस्कृत बनाता है कि अपनी संस्कृति को तो हम लोग आदर करें ही, साथ क्या करें, दूसरे की संस्कृति को भी हम लोग सम्मान की भावना से देखें। यह हमारा विद्यालय हमको सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षार्थियों में कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, या उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, या अधिगम को आसान बनाना। ठीक है, तो आपको जो है जो कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, आपका दो तरह का उद्देश्य होता है। एक तो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य तो हम लोग उस समय देखते हैं, और सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो बालक का भविष्य निर्माण में काम दे। तो बालकों को कुछ पेशों के बारे में जानकारी देना, या उनको उच्च कक्षाओं में पढ़ाना, या अधिगम को आसान बनाना, ये सब का सब क्या है, तो विशिष्ट उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन हम लोग को करना क्या है, तो बालक को सामाजिक बनाना है, उसे समाज में रहने योग्य बनाना है। उसमें क्या करना है, तो आत्मविश्वास से उसे ओतप्रोत कर देना है कि वह किसी भी कार्य को या किसी भी के भी साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल कर रह सके। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को हमको क्या करना है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करना, ये कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ना कि उसको कुछ पैसे के बारे में बताना, या सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाना, या अधिगम को आसान बनाना। तो 109 नंबर क्वेश्चन है अब कि विद्यालय में शैक्षिक वातावरण के विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि। ठीक है, तो शैक्षणिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव कब पड़ेगा विद्यालय पर, तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगर उसको शारीरिक दंड दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि शिष्यों को दीवार पत्रिका पर लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक को नई विधियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और जो चौथा ऑप्शन है कि बार बार अध्यापक अभिभावक संघ की मीटिंग हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको दिख गया होगा कि बी सी डी, ये सब का सब हम लोग विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, उसको बढ़िया बनाने के लिए करते हैं। चूँकि शिष्यों को दीवार पत्रिका पर लिखने के प्रेरित किया जाए। स्कूल में क्या होता है, एक बोर्ड होता है जहाँ पर शिक्षक जो है डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं।
जो ऑप्शन सी है वहाँ पर दिया गया है कि अध्यापक को नई विधियों का प्रयोग, तो अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षक की नई तकनीकों का प्रयोग करते रहते हैं जिससे कि छात्र सुलभतापूर्वक सीख सके। और अध्यापक क्या करते हैं, तो शिक्षक संघ के साथ मीटिंग करते रहते हैं जिससे कि बच्चे के बारे में वो घर में किस तरह से पढ़ रहा है उसका, और अध्यापक भी जान पाते हैं कि विद्यालय में वह किस प्रकार से पढ़ रहा है या उसका व्यवहार किस तरह से है। लेकिन अगर उसको शारीरिक दंड दिया जाता है तो यहाँ पर विद्यालय का जो है शैक्षणिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपको यह ध्यान देना है कि बच्चे को दंड बिल्कुल नहीं देना है, ना उसे डांटना है, ना उसमें दोष निकालना है। हमें क्या करना है, तो बहुत ही प्यार से उसको समझाना है और उसको मोटिवेट करना है, उसको रुचि जगाना है, उसको क्या करना है, पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ना है जिससे कि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट जगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनको शारीरिक दंड हमको बिल्कुल नहीं देना है। 110 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल कार्यकलाप डैश करता है, क्या क्या काम करता है। तो पहला है मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है साधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है। फिर ऑप्शन कह रहा है अगला ऑप्शन कि विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्रियाकलाप का क्या काम है, हम लोग खेल जो करते हैं ऐसा क्या कार्य है। तो समय नष्ट करना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विद्यालय जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं, ठीक है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बालक का शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और भावनात्मक सभी रूपों से क्या करते हैं, हम लोग बालक को सुसज्जित करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खेल का मुख्य कार्य क्या है, तो भारी भरकम दिनचर्या के लिए चलते आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। उपरोक्त सभी कह रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर समय नष्ट करने का तरीका तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या होगा, मनोगामक विकास के लिए उससे क्या करते हैं हम लोग, जो साइको और मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब कि उसका जो फिजिकल होता है शारीरिक विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो खेल क्रियाकलाप को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। करिकुलम में जो है पाठ्यक्रम को या भाषण को या संगीत प्रतियोगिता इस तरह की चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी होगा यदि, ठीक है, अध्यापक कब अधिक प्रभावी होगा, विद्यार्थी को ऊंचे अंक देता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऊंचा अंक देने वाला जो है अच्छा तो प्रभावी नहीं हो सकता है। अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता हो, मतलब कि बहुत अच्छे जो है पुस्तकों का यूज़ करता हो, या तरह तरह का चीज़ यूज़ करता हो पढ़ाते समय, तो उसको हम लोग अच्छा कहेंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। वह शिक्षार्थियों की पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका, ऑप्शन डी है कि वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता प्रदान करता हो। तो बच्चों को प्रश्न पूछने में सहायता प्रदान करता हो, ये भी चल सकता है। लेकिन सिर्फ बच्चे को अगर प्रश्न पूछने में वो सहायता प्रदान करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत ही अधिक प्रभावी होगा। तो शिक्षक तभी प्रभावी होगा जब वो क्या करे, बच्चों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करवा दे, ठीक है, उनको क्या करे, तो उनका मानसिक विकास करने में वह सहायक हो जाए, तो शिक्षक क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्यार्थी की गलत जवाब के निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा। पहला, विषय वस्तु को दोबारा व्याख्या करनी होगी, ठीक है, अगर गलत जवाब दे रहा है तो फिर से दोबारा पूरा व्याख्या करेंगे, ऑप्शन ये हो सकता है। फिर दिया हुआ एक बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, ठीक है। तो ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को डीमोटिवेट हमको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना, तो ये काम भी नहीं करना है हम लोग को। ऑप्शन डी कह रहा है व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका करना, तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन ए भी सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि हमको क्या करना है, दोबारा व्याख्या तो करना है ये विषय वस्तु का जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं एट ए टाइम, जिसके जवाब बच्चे ने गलत दिया है। साथ ही साथ क्या करना है, उसको फिर से पुनः उससे प्रश्न करेंगे जिसका कि उत्तर वह सही देने का कोशिश करेगा इस बार, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। 113, तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या करना है, तो 3 फेज में आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार आप पूरा 125 क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में आएगा उसको देखिएगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रिप में।
और जो जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगेंगे या जो क्वेश्चन आप बाद में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप बाद में देखना चाहते हैं उसको सर्किल करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं उसको डायरेक्टली छोड़ते हुए आगे बढ़िएगा, या उसमें टिक लगाकर भी आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में आप जब आएंगे तो सबसे पहले जो आप सर्किल करके रखे हुए थे क्वेश्चन, जिसको कि आप बाद में पढ़ना था, तो पहले उसको पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन को आप जो है कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होता है आप उसको 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इससे आपका जो है आंसर सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और फिर तीसरा टिप में तो आपको पता है ही, आपको तुक्का लगा देना है, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक कलर कर देना है। साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, तो आप अपना आंसर भी कलर करते जाइएगा 10-10, 20-20 करके, ये नहीं कि लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी परीक्षार्थियों का टाइम खत्म हो जाता है और वो कलर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो आते हैं हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी होगी। किस तरह से अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर अपना स्पीच किस तरह से देना चाहिए, अपना व्याख्यान किस तरह से कक्षा में देना चाहिए। तो उच्च शैली में, धीमी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में या सामान्य आवाज़ में। तो आपको दिख रहा होगा इस तीनों में से हम लोग को कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि ये विशिष्ट कक्षा नहीं है। अगर विशिष्ट कक्षा होगी तो अध्यापक को क्या करना होगा, उच्च शैली में पढ़ाना होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सामान्य कक्षा की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सामान्य आवाज़ में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। विशिष्ट कक्षा में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बालक भी बैठे होते हैं जिनको कि थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए शिक्षक को थोड़ा लाउडली पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किस तरह से किया जाता है, ठीक है। हम लोग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो पहला, विज्ञान पढ़ाकर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाया जा सकता है, या उनको स्वीकार करना सिखा कर हर एक बात को स्वीकार कर लो, या बड़ों की बात मानो, उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा। ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चे को ये सिखाएंगे कि किसी भी तथ्य को डायरेक्ट नहीं मानना है, ठीक है, उनको स्वीकार तुरंत नहीं कर लेना है, या विज्ञान पढ़ाकर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बढ़ सकता है। बच्चों को क्या करना है, तो तथ्यों को जांचने और परखने के लिए सिखाना है, और उसके बाद भी उसके क्या करना है, स्वीकार करना है। बिना साक्ष्य के, बिना उसकी सत्यता को जाने किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना। यही होता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, केवल आवर्ती परीक्षण करना चाहिए। 2, शोधक मानदंडों के सहित आवर्ती परीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन सी, दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा परीक्षण करना चाहिए। और ऑप्शन डी, किसी भी तरह का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है केवल आवर्ती परीक्षण। सिर्फ आवर्ती परीक्षण से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कि हमेशा हम जो है साप्ताहिक उसका टेस्ट ले रहे हैं तो उसका हम लोग जो है मनोवैज्ञानिक परेशानी से वह जो है जो उसको उत्पन्न हो रहा है उससे बच जाएंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ नहीं करना है। फिर दिया हुआ अगला ऑप्शन कि शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, कि शोधक मापदंड के साथ उसका आवर्ती परीक्षण करना है। तीसरा ऑप्शन है, दूसरे विद्यालयों के अध्यापक के द्वारा उसका परीक्षण करना है। और चौथा है, किसी भी तरह का परीक्षण नहीं करना है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, एक बार और पढ़ते हैं। तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी और सी इन दोनों को ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन सी हम ले तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे विद्यालय के अध्यापक परीक्षण करते हैं तो उनके मन में अनावश्यक दबाव नहीं होगा, क्योंकि उसको बालक के बारे में किसी भी तरह का कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, तो निश्चिंत होकर निष्पक्षतापूर्वक परीक्षण जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग क्या करना चाहिए, दूसरे विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा परीक्षण कराया जाना चाहिए। 116 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर ऑप्शन बी भी देखें तो ये भी आपका करेक्ट लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी या सी दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप बी ही लेकर चलिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपना 116 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अभिरुचि परीक्षण का प्रयोग किए जाते हैं। तो अभिरुचि मतलब हो गया आपका एप्टीट्यूड। इसका टेस्ट का क्या उपयोग होता है, ठीक है, इस क्या यूज़ होता है।
तो सफलता मापने में, प्रवीणता मापने में, किसी कार्य की सफलता को बताने में या क्षमता को मापने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रवीणता को मापने में अभिरुचि का परीक्षण करते हैं। ठीक है, इससे ना तो हम अचीवमेंट का पता लगाते हैं, ना ही प्रोफेशन का हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ना ही उसका जो है क्षमता कितना है उसका माप कर सकते हैं। तो प्रवीणता मापने में हम लोग अभिरुचि का उपयोग करते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाता है, बच्चों को जो है अंक प्रदान किए जाते हैं थे कि जो है आपको 100% जो है 100 में से 80 नंबर आया, या आपको 100 में से 40 नंबर आया, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में नंबर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब हो गया कि आपको ग्रेड ए देना है, विद्यार्थियों को बी सी डी इस तरह से देना है। ठीक है, तो ग्रेड देने से क्या फ़ायदा होता है कि विद्यार्थियों में थोड़ी हीन भावना जो है वो नहीं आती है। ठीक है, और ग्रेड प्रणाली का एक ये भी फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये इंक्लूड करता है जिसमें कि जिसको ग्रेड ए मिल जाता है। पहले क्या होता था कि जिसको 61 जैसे 60% है और किसी को जो है 59% अगर आ गया नंबर, तो उसको जो है सेकेंड डिवीज़न घोषित किया दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रेड ए ले रहे हैं तो ग्रेड ए में क्या हो रहा है, तो मान लेते हैं ग्रेड ए में क्या है, तो 80 से लेकर 85% वाले को विद्यार्थी को रखा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि 80 से लेकर 85% जो भी नंबर ला रहा है उन सभी को जो है ग्रेड ए मिल रहा है, और सबका यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फ़ायदा को देखते हुए किया जा रहा है। लेकिन जबकि इसमें क्या हो जा रहा था, अगर 1% भी कम हो गया तो उसको सेकेंड डिवीज़न घोषित कर दिया जाता था। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ग्रेड प्रदान करना आसान होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है, तो ग्रेड प्रदान करने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है सरल बनती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, ये भी नहीं है। यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करता है। तो आपको पता है अभी तुरंत हम लोगों ने क्या समझा, ग्रेड का मतलब किससे होता है, ग्रेड का मतलब होता है मूल्यांकन से। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, उसमें कितना उसका जो हम लोग परीक्षा लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मूल्यांकन से। ठीक है, तो मूल्यांकन में होने वाली गलती जो अभी तुरंत हम लोगों ने समझा कि अगर 1 नंबर से विद्यार्थी क्या हो रहा था, फर्स्ट सेकंड हो जा रहा था, तो उसको गलतियों को कम करने के लिए ग्रेड दिया गया। और इसमें क्या होता है, हीन भावनाएं बच्चों के अंदर नहीं आती है। अब आते हैं हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि सूचना देने वाली उस कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटानुवाद कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वैसा कोड का यूज़ करें जिसको कि जो रिसीवर है उसको वो डिकोड कर सके। ठीक है, मतलब कि हम जो चीज़ बताएंगे, सूचना देंगे, ऐसा कोड ना दे दे कि सामने वाला उसको समझ ही ना पाए। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है, ये सूचना का जो है प्रभावशाली हो सकता है। या ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, ग्राही मतलब हो गया कि जो रिसीवर है जिसको हम सूचना दे रहे हैं उसका इच्छा होना चाहिए। ठीक है, या अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि हम लोग क्या करें, तो अनुकूल वातावरण अगर प्रदान किया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, सूचना का आदान प्रदान प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि सूचना का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ कोडिंग से नहीं होता है, सूचना का मतलब यहाँ कई प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं। ठीक है, 119 नंबर में आते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का जीविकोपार्जन युक्त बनाना, या उनको नौकरी के लिए तैयार करना, या उनका ज्ञान प्राप्त करना, या उनका सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब ये हो गया कि उसको जीविकोपार्जन के लिए लायक बना देना, और उसको नौकरी के लिए तैयार कर देना, और उसका ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। मतलब सर्वांगीण विकास क्या है, तो इसके अंदर ही ये सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है मानसिक, शारीरिक, भावात्मक हर एक तरह का विकास आ जाता है। ठीक है, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों में सर्वांगीण विकास करना। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का क्या कार्य है, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता प्रदान करना, या विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, या अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना,
या सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। ठीक है, तो उनकी गलतियां खोज खोज के बताना ये शिक्षक का कार्य कतई नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को स्व अध्याय में सहायता करता है, तो ये काम शिक्षक कर सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये भी काम शिक्षक करता है। और ऑप्शन सी जो है अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, ये काम भी शिक्षक का है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा आपका अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ये ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसी के अंदर आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी इंक्लूड है। अनुकूल बनाने का मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी को अध्ययन के लिए प्रेरित करना और उसको स्वाध्याय में सहायता करना, ये सारा कार्य जो है आपका अनुकूल वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है बहुत सारा क्वेश्चन को समझा होगा। तो आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। आप निश्चिंत होकर जो है बहुत ही ठंडे दिमाग से आंसर को दीजिएगा, बहुत ही हड़बड़ाइएगा नहीं, टाइम काफ़ी रहता है। तो पहले आपको जो है स्टार्टिंग का सारा कुछ बना लेना है और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को सबसे लास्ट में बनाना है। और क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि आप आंसर को सटीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कल, और कुछ सहायता आपकी मैं कर पाया या नहीं कर पाया ये आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।